आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो मतलब पहली ये क्लास चल रही है ये यूट्यूब पे चलती है। यहाँ पे प्योरली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास चलती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चलती है। यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी को दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जहां से भी ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों संडे टू संडे क्या होता है कि टेस्ट भी आपका होता है, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं, आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन संपूर्ण बात का आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो इकोनॉमिक्स की नोट्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या तो इकोनॉमिक्स की नोट्स मिलती नहीं है या मिल जाती है तो फिर समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक और साधारण भाषा में आपको पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और जो वैलिडिटी आप कोर्स है दोस्तों ये लाइफ टाइम, इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं दोस्तों तो आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एडमिशन ओपन है दोस्तों, एडमिशन की जो फीस रखी गई है वो केवल और केवल 2000 रुपए रखी गई है दोस्तों। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 9415 863 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट का मुझे आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। आप चाहेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। अगर जो आप एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो 1 घंटे आपको एप्लीकेशन पे प्रत्येक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और 1 घंटे 30 मिनट दोस्तों प्रत्येक दिन यूट्यूब पे हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अगर जो 2 घंटे 30 मिनट आप हमारे साथ लगातार बने रह रहे हैं दोस्तों तो विश्वास मानिए हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। एग्जाम आने तक हर चीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए, क्लास नोट्स के लिए, प्रैक्टिस क्लास के लिए, पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमिक्स का नोट्स अवेलेबल है, टीजीटी पीजीटी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, चलिए अब दोस्तों हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। ठीक है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। रेणु जी, हमें IM जी, चलिए ठीक है, सोनी शर्मा जी, जयप्रकाश जी, उर्मिला कुमारी जी, आशुतोष जी, आरिफा बेगम जी, निरुपमा जी, चलिए बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और देखिए दोस्तों रमजान का महीना होने के कारण आप बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज मिला कि सर जो 7 बजे वाली क्लास होती है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम और क्या करिए आगे बढ़ा दीजिए। तो इसलिए कुछ दिनों तक ही केवल आपकी क्लास जो होगी 7:30 से प्रारंभ होगी। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग एक ही तरफ जाएंगे। बिल्कुल बात ठीक है भैया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही ऐसा होता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। अधिक क्षमता किसके पास नहीं होता है? एक पूर्ण प्रतियोगी के पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? कि बाजार का ज्ञान क्रेता और विक्रेता दोनों को होता है। ऐसी स्थिति में छल की अवधारणा या कीमत और उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे कि मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए। ठीक है, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए दोस्तों? अमूमन जब मैं मंडे की शुरुआत करता हूं तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा इजी प्रश्नों को आपके सामने लेके आऊं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इजी लेके आऊं और फिर जैसे जैसे सेशन चलता रहता है सैटरडे जाते जाते आपको हाई लेवल के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैं एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपके सामने ये सेशन सारे ला रहा हूं। तो पूरा तल्लीनता के साथ देखिए, क्योंकि जितना जरूरी ये प्रश्न है उतना ही जरूरी आपका मतलब जो टफ प्रश्न होते हैं वो भी जरूरी है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या कर देना चाहिए दोस्तों? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं,
घटा देना चाहिए। मुद्रास्फीति क्या है दोस्तों? ये महंगाई है। महंगाई में क्या हो जाता है कि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो लोग मनमाने ढंग से उस मुद्रा को मार्केट में थ्रो करते हैं, किस लिए? वस्तुओं को खरीदने के लिए। और जब मनमाने ढंग से वो वस्तु खरीदते हैं तो उससे क्या होता है? कीमत में वृद्धि आती है, और कीमत में वृद्धि आती है तो यही तो क्या है? यही मुद्रास्फीति है ना। ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करता है कि जो मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा है अर्थव्यवस्था से उसको निकाल लेता है, या दोस्तों सॉरी, सरकार जो है वो भी घाटे का क्या बनाता है कि सार्वजनिक व्यय को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सके दोस्तों कि जो मुद्रा है वो वापस आरबीआई के पास चला जाए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। प्रतिकूल भुगतान ठीक करने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मौद्रिक उपाय नहीं है। मौद्रिक उपाय कौन अपनाता है भैया? मौद्रिक उपाय आरबीआई, मतलब मुद्रा से संबंधित। और गैर मौद्रिक उपाय अर्थात जो राजकोषीय उपाय एक तरीके से कह सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि डी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी आयात प्रतिबंध की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक होगा, हो जाएगा, क्योंकि आयात पे जो प्रतिबंध होता है दोस्तों वो आरबीआई के द्वारा नहीं लगाया जाता है, अर्थात किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं लगाया जाता है। रूस के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? थोड़ा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि जो रूस का केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है। जैसे अपने देश के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही रूस के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? जरूर मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। चलिए अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, मुद्रा की मांग। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर किन साहब मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए करते हैं। एक उद्देश्य उनका ये रहता है कि दूरदर्शिता उद्देश्य होता है, दूसरा सट्टा का उद्देश्य होता है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? वो तीसरा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? लेन देन का उद्देश्य होता है। ठीक है, लेकिन अब तो यहाँ पे प्रश्न अलग तरीके से पूछ दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से क्या होता है दोस्तों? ये परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कि किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि व्यापार संतुलन वस्तुओं के किसके बराबर होता है? ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हेक्सर और ओहलिन क्या ये एक ही अर्थशास्त्री है या अलग अलग अर्थशास्त्री हैं? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। ठीक है, तो बताइए थोड़ा कमेंट करके कि हेक्सर ओहलिन एक अर्थशास्त्री है कि अलग अलग अर्थशास्त्री है? ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, ठीक है, क्या उत्तर होगा? तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमको, जो हम निर्यात कर रहे हैं ना उसमें से हम आयात करें, तभी तो पता चलेगा कि संतुलित है कि नहीं। जो आयात कर रहे हैं उसमें से निर्यात थोड़ी करेंगे, जो हम निर्यात कर रहे हैं उसमें से हम क्या करें? आयात करें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, एक टीचर है और दूसरे क्या है? शिष्य हैं। ठीक है, एक टीचर है और दूसरे क्या है? उनके शिष्य हैं, बिल्कुल ठीक है। ये दो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, लेकिन दोनों लोगों का क्या है? दोनों लोगों का एक तरीके से जो अवधारणा है वो एक ही जैसे है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हेक्सचर ओलिन का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा रखिएगा कि प्रश्न ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है, जो हम निर्यात करते हैं पहले उसको देखा जाता है, और जो निर्यात करते हैं उसमें से हम क्या करते हैं? आयात को घटाते हैं। अब ये नहीं जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर क्या कर दीजिएगा? सी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपकर क्या होता है बताइए? ठीक है, उपकर क्या होता है? अच्छी सी बात,
उपकर क्या होता है? चलिए थोड़ा लाइक शेयर किया करिए दोस्तों, क्लास आप लोगों की है तो थोड़ा सा जिम्मेदारी भी आप लोग का बनता है कि लाइक शेयर किया करिए। निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास को देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम रहती है। चल इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि उपकर होता है। उपकर क्या होता है भैया? बहुत अच्छी सी बात है कि उपकर क्या होता है। ठीक है, आज 100% रिजल्ट चाहिए मुझे आप लोगों से, ठीक है। ठीक है, तो उपकर क्या होता है कि एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसा कर जिससे जो आय की प्राप्ति हो रही है ना, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो गांव है वो जुड़ता है किससे? शहर से, और गांव और सड़क शहर के बीच में क्या है? एक एक बड़ी सी नदी है। तो ऐसी स्थिति में वहां की सरकारें क्या करेंगी? आपके ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगी और पैसा इकट्ठा करेंगी, और फिर क्या करेंगी? एक पुल का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो वो जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है दोस्तों, एक तरीके से याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि पुल का निर्माण हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्न में कौन विश्व बैंक से संबंध नहीं है? विश्व बैंक से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, आई एम इमेजिन जी, बिल्कुल ठीक है, आशु वर्मा जी, आशुतोष उपाध्याय जी, रेणु जी, मीनू निरुपमा सिंह जी, उषा रावत जी, बिल्कुल ठीक है, ललिता साकी जी, नीलेश कुमार जी, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन, बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन, ये दोस्तों जो केंद्रीय बैंक है रूस का, उसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है? ठीक है, विश्व बैंक से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है? बताइए। इजी सी बात है, छोटी सी बच्चों वाली बात है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, एक क्यों होगा भाई? ये क्यों होगा? विश्व व्यापार संगठन एक अलग संस्था है ना भैया। तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित विश्व बैंक के अंतर्गत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आता है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन आता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों, यह विश्व बैंक से क्या है? अलग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है कि राजकोषीय नीति से कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही उसमें ठीक बा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजकोषीय वित्त से संबंधित नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्या सही नहीं है, ठीक है, क्या क्या संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बोल रहे हैं, उत्पादन कार्य बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उत्पादन कार्य, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राजकोषीय नीति से संबंधित क्या नहीं है? आवंटन का कार्य है, वितरण का कार्य है और स्थिरीकरण का कार्य है, लेकिन जो उत्पादन का कार्य है दोस्तों वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, मसग्रेव साहब को आप याद किए होंगे, तो वहां पे गलतियां हो रही हैं, यहाँ पे किन्स साहब के संदर्भ में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को पूरा किया जा सकता है। कैसे पूरा किया जा सकता है बताइए? कि जो सार्वजनिक व्यय है, मतलब सार्वजनिक जो आय है और वह व्यय है, उसके अंतर को कैसे हम पूरा कर सकते हैं? मतलब सरकार जितना आय प्राप्त कर रहा है, अगर जो उससे ज्यादा खर्च कर दे रहा है, तो जो अंतर आ रहा है क्या, उसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, नई मुद्रा को निर्गमित करके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। कि बाजार से उधार भी लिया जा सकता है, क्षतिपूर्ति करने के लिए उधार लिया ही जाता है, कोई डाउट नहीं है। दूसरे देश से हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे देश से भी हम उधार ले सकते हैं, और आरबीआई क्या कर सकती है? नई मुद्रा को निर्गमित कर सकती है, नई मुद्रा को छाप सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे ऐसा विश्वास है कि अब ये सारे प्रश्न जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं ना, ये आप लोग के लिए बच्चों का खेल हो चुका होगा।
सही मैं बता रहा हूँ, ये क्या है ना, अगर जो ऐसे प्रश्न आ जाए तो 100 में 100% आप प्रश्न को सही करके आएंगे। ये मैं दावा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ 2-3 महीना से लगे हैं ना, वो 100 में 100% प्रश्न सही करके आएंगे, अगर जो इस लेवल का पेपर बन गया तो। और ये जो आज हम लोग पेपर कर रहे हैं, ये टीजीटी का पेपर है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत पीजीटी और अन्य एग्जामों से क्या है, थोड़ा सा इजी है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि नाबार्ड ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, नाबार्ड के लिए क्या ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1982 में हुई थी कि नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 के लिए हुई थी। कृषि क्रियाओं के लिए नाबार्ड दीर्घकालीन ऋण देता है कि अल्पकालीन ऋण देता है, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ठीक है। कि नाबार्ड ऋण प्रदान करता है कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए, बात ये भी ठीक है। और हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए, मतलब ये कृषि के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योग को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ऋण प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टो ने नहीं किया है, ठीक है। किसका उल्लेख रोस्टो साहब ने नहीं किया। अब मैं जब भी रोस्टो साहब की का नाम लूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें उन्होंने 5 चरण बताए थे। पहला चरण बताया था कि समाज जो है परंपरागत अवस्था में है, दूसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, तीसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथी अवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवी अवस्था अत्यधिक उपभोग, ठीक है। याद आना चाहिए, याद आना चाहिए, छोटी सी बात है बट प्यारी सी बात है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो बी की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल ठीक है। तो आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टो साहब ने नहीं किया, तो एकाधिकार पूंजीवाद की इन्होंने बात नहीं की थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है, प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है। अच्छा सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से कि लाइक शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जितने लोग भी सफल होते हैं ना, उनकी एक अपनी अलग कहानी होती है, ठीक है। और आप भी अगर जो सफल होंगे ना, तो आपकी एक अपनी भी एक अलग स्टोरी होगी, ठीक है, जो अपने आप में बहुत मोटिवेशनल होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना दोस्तों कि मेहनत करते रहिए, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो मेहनत करिए या तो फ्रस्ट्रेट होइए, ठीक है। या तो मेहनत करिए या तो फ्रस्ट्रेट होइए। तो फ्रस्ट्रेशन की जो अवस्था है ना, वो मेहनत से बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत बुरी है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, फ्रस्ट्रेशन की जगह पे मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि यार चलो जिंदगी में कुछ भी तो किया जा सकता है, ठीक है। अपार संभावनाएं हैं, मेहनत करिए, इधर उधर की बातों में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है। अब दिमाग जो है दोस्तों आपका एक तरीके से क्या चलना चाहिए, कंप्यूटर के जैसे चलना चाहिए कि प्रशुल्क की बात हो रही भैया, अच्छा ठीक है, आयात निर्यात की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि क्या एक सही नहीं है, तो प्रशुल्क जो है दोस्तों सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है, नहीं भैया। सरकार क्या करता है, बहुत ज्यादा इससे टैक्स सरकार को मिलता है, क्योंकि मनमाने ढंग से अगर जो हमको संरक्षण की नीति अपनानी होती है तो हम आयात पे बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। और सरकार को बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्तों कि उससे आय की प्राप्ति भी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आभास लगाना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ आज 100 नंबर की क्लास है हम लोगों की, है ना, आज 100 नंबर की क्लास है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा ना। और आभास लगान की बात किसने की थी, मार्शल साहब ने की थी, उसी को उन्होंने अर्ध लगान कहा था। और क्या कहा था, यही तो कहा था ना कि ये अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि ये बताइए, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये बताइए
कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है। ठीक है, न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत कब ने दिया? सर फॉर्म कब आ जाएगा? देखिए फॉर्म की मैं आप लोगों से बात करूं तो फॉर्म बहुत जल्द आपको, देखिए प्राथमिक विद्यालय में भी, माध्यमिक में भी और उच्चतर में भी, मतलब एक तरीके से कहें तो प्राइमरी टीचर, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन हर क्षेत्र में वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों, जो हमारे क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी 1 या 2 दिन पहले ही ट्वीट करके बताया कि कम से कम 100 दिनों के अंदर अंदर आपको 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। और जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड है, चाहे अगर जो हम एलटी ग्रेड की बात करें, तो ये लगातार वैकेंसी पे काम करते हुए आ रहे हैं। तो वैकेंसी बहुत है, एकदम ईमानदारी से पढ़िए, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है। ठीक है, किसने दिया? तो भैया ये तो छोटी सी बात हो जाएगी। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भैया? सी क्यों बोल रहे हैं? न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत में किसी ने सी बोला है? किसी ने सी बोला है? तो जितने जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? लेवेंस्टीन साहब ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि एक न्यूनतम मात्रा में मनी को इन्वेस्ट करिए, जिससे जिससे लोगों की मुद्रा की जिससे लोगों के पास मुद्राएं आ सके और उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए 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 इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि सामान्य तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, क्योंकि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वो कैसी होती है? बार बार, अनेकों बार इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग देखे हैं, अनेकों बार, बार बार अनेकों बार इस प्रश्न को हम लोग देखे हैं दोस्तों, कि सामान्यतः तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, क्योंकि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वो क्या होती है? घटता हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सामान्यतः तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है दोस्तों? घटता हुआ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा कि एक ही मांग वक्र पर चलन को क्या कहते हैं भैया? अच्छा सा प्रश्न है कि एक ही मांग वक्र पे अगर चलन को हम क्या कहेंगे? और देखिए दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना दोस्तों, कि उस चीज को पढ़ते हैं जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आपको मैं वो हर चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कोई भी फालतू की बात नहीं, क्योंकि हमारी एक मेमोरी की कैपेसिटी है। इकोनॉमिक्स में 9 यूनिट, 10 यूनिट है। 10 यूनिट से इतने सारे टॉपिक बनते हैं। हर टॉपिक को अननेसेसरीली अगर जो आप पढ़ेंगे तो पूरी इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट डाउट नहीं है। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर है, चाहे जो भी आपसे परीक्षाएं ली जाती है ना, उसमें एग्जामिनर का उद्देश्य होता है कि आखिरकार चीजों की छटनी करना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर जो ठीक तरीके से कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जरूर बने रहिए दोस्तों, शाम को 7 बजे जरूर जुड़ जाया करिए। और साथ ही साथ दोस्तों एप्लीकेशन पे जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही है उसको जरूर करिए। नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो ये थोड़ी सी ये गलती हो रही है दोस्तों आप लोगों से, इसलिए कि मैं वहां पे आपको हर एक चीजें वहां पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर जो आप इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, कहीं से आप अरेंज कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो कंटेंट को अरेंज करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो आप जरूर एडमिशन ले लीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं कि मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो एक ही मांग पर चलन को हम क्या कहते हैं कि मांग में विस्तार आया है या मांग में संकुचन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, कैसा होगा? चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा कैसा होगा। आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव
हमेशा होगा, कैसा होगा भाई? चलिए बताइए। चलिए ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा कैसा होता है? ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव यही तो होता है ना दोस्तों, कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है, तो उस वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि हो जाएगी। यही तो होता है ना प्रतिस्थापन प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है ना भैया, ये हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन इसको व्यक्त किया जाता है ऋणात्मक से। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन इसको व्यक्त किया जाता है दोस्तों निगेटिव से। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो होगा वो दोस्तों धनात्मक होगा, लेकिन इसको चिन्ह के द्वारा ऋणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है, तो इस वस्तु की मांग में भी वृद्धि और कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होंगे तो समुत्पाद वक्र का आकार कैसा होगा? अच्छा सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः क्या होते हैं? पूरक होते हैं, तो समुत्पाद वक्र का आकार कैसे होता है? अब छोटी सी बात है दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को आपको जानना चाहिए। अब पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समकोणी हो जाएगा। समकोणी होना चाहिए ना, छोटी सी बात है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं समकोणी होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतया पूरक होते हैं, तो क्या होता है? समुत्पाद वक्र का ढाल क्या होता है? समकोणी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा कैसी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजेदार सा है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से कि सेशन को लाइक शेयर किया करिए। चलिए, कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा क्या होगी? चलिए बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, इसी अवस्था में क्या होता है दोस्तों? इसी अवस्था में उपभोक्ता को सर्वोत्तम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आपको याद आ रहा होगा अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उदासीन वक्र को स्पर्श करता है, सभी लोग का उत्तर है आप दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां पर होता है जहां कीमत रेखा उदासीन वक्र को क्या करता है? स्पर्श करता है। और यहीं पे दोस्तों जो उपभोक्ता होता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अब तरलता जाल आए आपके सामने तो कई सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए कि तरलता जाल, चलिए ठीक है, किसने दिया था? किन साहब ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ब्याज की दर है वो एक निश्चित सीमा के बाद उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती है। फिर मुद्रा की जो मांग होती है वो किन किन उद्देश्यों के लिए होती है? 3 उद्देश्यों के लिए होती है। ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, नहीं चल रही है तो थोड़ा सा मिस्टेक करें, चलाइए इसको दिमाग में। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ए की तरफ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। कि तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र एक्स अक्ष की क्या होता है? समानांतर हो जाता है। छोटी सी बात है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि जिस बाजार में एक विक्रेता और बहुत से क्रेता हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर आप डाल लीजिए ई। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ई डाल लीजिए और इसको लिख दीजिए क्रेता अधिकार। अब आप कमेंट करके बताइए, यहाँ पे एक लिख दीजिए ऑप्शन नंबर ई और फिर बताइए कि अब इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए कि जिस बाजार में एक ही विक्रेता है और बहुत सारे क्रेता हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कोई बताएगा? ई वाला कोई नहीं है क्या? ई वाला कोई नहीं है क्या? देखिए अदिति जी ई बता रही हैं, और कोई ई? और कोई ई? ठीक है, देखिए देखिए
गलती यहीं पे होती है, ठीक है, गलतियां यही होती हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन गड़बड़ होता है और गलती हो जाती है। अगर जो इसी में अल्पाधिकार की जगह पे क्रेताधिकार होता ना, तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ई के तरफ जा रहे हैं। भैया छोटी सी बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जहां पे क्या है, एक ही विक्रेता है, अर्थात बेचने वाला एक है, उत्पादक एक है, तो जब बेचने वाला एक होगा तो ये एकाधिकार ना होगा भाई। जब बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो ये एकाधिकार है ना, कोई एक फर्म है ना, तो कोई एक फर्म तो एकाधिकारी है ना, एक एक ही तो उत्पादन कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में जब विक्रेता एक है तो ये एकाधिकार हो जाएगा। लेकिन क्रेता अधिकार क्या होता है कि क्रेता अधिकार में एक बस खरीदने वाला होता है, मतलब क्रेता केवल एक होता है और विक्रेता बहुत सारे होते हैं, मतलब खरीदने वाला एक होता है, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये ऑप्शन नंबर ई देने का मेरा मकसद ये था ना कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, प्रेशर की वजह से दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग काम करवाइए, सिलेक्शन लेके घर जाइए। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन भंग हो गया है सर का ऑप्शन देख के, बिल्कुल ठीक है, कंसंट्रेशन भंग हो गया है, बात सही है। तो मैंने इसीलिए तो दिया भी ना आपको, ठीक है, कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या सही है। ठीक है, योद्धा वो होता है जो विकट परिस्थिति में लड़े। ठीक है, सर ने बता दिया, सर ने क्या सही बताया क्या, विरोध करने की भावना भी कभी कभी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को क्या करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग बी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल होता है दोस्तों। तो जितने लोग भी नाइट की बात कर रहे हैं ये क्या कहते हैं, नाइट साहब यही तो कहते हैं ना कि एक जो उद्यमी होता है जो वो अनिश्चितता उठाता है, उसे अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर वो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता न उठाए तो क्या होगा, उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। छोटी सी बात है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सही कथन क्या है। तो दोस्तों सही कथन क्या है, और देखिए दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि आप हमारे साथ पूरी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर देंगे हंसते खेलते वक्त। हंसते खेलते आप पूरी इकोनॉमिक्स को दोस्तों पढ़ लेंगे, बस आप हमको समय दीजिए। 2 घंटे 30 मिनट दोस्तों आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। 1 घंटे यूट्यूब पे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे 1 घंटे आप जरूर रोज कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ा पर करिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ना तब तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो इजी प्रश्न होंगे चलिए उनको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो ट्रिकी प्रश्न होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं याद किया जा सकता है, उसके लिए पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी दे रहा हूँ। वो टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, एलटी ग्रेड की बात करें, किसी भी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन की बात करें, पूरी वहां पे थियरी दी जा रही है सिंपल सटीक और साधारण भाषा में। और हाँ दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जो आप 5 साल बाद भी इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करने जा रहे होंगे या 10 साल बाद भी इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करने जा रहे होंगे, तो ऐसी कोई चीज है कि वहां पे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल सटीक भाषा में आपको सारे इकोनॉमिक्स वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं। संडे टू संडे आपका वहां पे दोस्तों टेस्ट भी हो रहा है, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों पूरी नोट्स आपको फ्री ऑफ कास्ट वहां पे दी जा रही है इसी स्कीम के अंतर्गत, और वैलिडिटी ऑफ कोर्स लाइफ टाइम। इट मींस कि अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो ये हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि मैं आपके तक तब तक कंटेंट को पहुंचाता रहूं जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों, तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो सही कथन क्या है भाई। ठीक है, सही कथन क्या है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हुआ आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है। नहीं भैया, जो हस्तांतरण भुगतान होता है, ठीक है, जो हस्तांतरण भुगतान होता है ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों ऐसा भुगतान जिससे डायरेक्टली पलट करके गवर्नमेंट को किसी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे क्या कहें,
छात्रवृत्ति कहें, जैसे पेंशन कहें, ठीक है, वृद्धा पेंशन की बात करें तो ये क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है। नहीं भैया, हस्तांतरण भुगतान में क्या आता है, आपकी छात्रवृत्ति आती है, ब्याज आता है, सभी लोगों ने गलत कर दिया था क्या, ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कंसंट्रेट होइए, छोड़िए, कंसंट्रेट होइए, क्लास पे हो गया, ठीक है, कंसंट्रेट, फोकस करिए क्लास पे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्त का निर्धारण वहां होता है जहां दो देशों के प्रस्ताव वक्र क्या होते हैं। छोटी सी बात है, अच्छी सी बात है, ठीक है, थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, मार्शल साहब के संदर्भ में ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, करिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या करिए, सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्त का निर्धारण वहां होता है जहां दो दो देशों के प्रस्ताव क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, चलिए ठीक है। अब आप दोस्तों क्या है कि अब आप लोग प्लीज बातें मत करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से कि थोड़ा बहुत मेरी बात भी मानिए, ठीक है, आप प्लीज बात मत करिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि बात के बाद क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है, और घर में अक्सर विवाद तभी होता है जब कोई बात उठता है। ठीक है, विवाद का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कोई बात उठ जाता है और किसी बात पे क्या होता है कि वो बात बात क्या होता है, जब ज्यादा बहस का रूप लेता है तो विवाद हो जाता है। तो निवेदन है कि कंसंट्रेट करिए क्लास पे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से क्या होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, छोटी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि हमेशा ही संतुलित रहता है, ठीक है, लेखा प्रणाली की स्थिति की दृष्टि से क्या होता है, हमेशा जो होता है सदैव संतुलित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए थोड़ा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए ठीक, कि कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव है, ठीक है। निवेदन है कि प्लीज कोई भी कमेंट एक दूसरे को ना किया करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो गलती करेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा, अब जो गलती करेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा। अगर जो आप हमारी बात सुन रहे हैं तो अब जो भी गलती करेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा तुरंत। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, प्रगतिशील कर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रगतिशील कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि किस कर का वितरण सर्वाधिक कर भार वितरण में सर्वाधिक निम्न में से संभव क्या, सॉरी, ठीक है, कि कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव है। तो प्रगतिशील करों के द्वारा। प्रगतिशील करों में क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। अब बताइए कि करापात क्या होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
कि करापात होगा। करापात किस पे होगा दोस्तों? ठीक है, करापात किस पर होगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि करापात किस पर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंतिम करदाता पे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा ना? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अंतिम करदाता पे होगा। ठीक है, मतलब क्या, जो अंतिम रूप से उसको क्या कर रहा हो, वहन कर रहा हो, अंतिम रूप से जो टैक्स पे कर रहा हो वही तो होता है ना। अगला प्रश्न ये बता दीजिए आप थोड़ा सा मुझे, कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक, कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? छोटी सी बात है, अच्छी सी बात है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? ये होगा, वे बहुत से रोजगार को क्या कर देते हैं दोस्तों? प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब लघु और कुटीर उद्योग में क्या होता है कि लोग स्वावलंबी बनते हैं, खुद से ही क्या करते हैं कि अपने रोजगार का सृजन करते हैं और आत्म स्वाभिमान के साथ वो क्या करते हैं कि जिंदगी को जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? ठीक है, और निवेदन है, कोई भी है जो भी है, देखिए ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी है ओवर स्मार्ट बनने का प्लीज प्रयास ना करिए। स्वागत है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों, ये जो थियरी है या जो ये जो अवधारणा है, ये कब आया है? 1988-89 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको क्या करना? विद्युत उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। देखिए समष्टि और व्यष्टि बहुत 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 प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि सर ये समष्टि व्यष्टि में समझ में नहीं आता है। चलिए आज समझ लीजिए, आज के बाद कभी गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। चलिए ठीक, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, समष्टि के अंतर हम क्या करते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण बेरोजगारी की, संपूर्ण इम्पैक्ट को, मतलब राष्ट्रीय आय को, हर चीज को, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो व्यष्टि होता है ना, उसमें किसी एक इकाई का, उसमें किसी एक फर्म का, उसमें किसी एक उद्योग का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप क्या करिए कि इस बात को याद रखिए कि समष्टि जो है ये क्या है? ये लंबा है किससे? व्यष्टि से। व्यष्टि छोटा वर्ड है और समष्टि बड़ा वर्ड है। तो जो बड़ा है वो संपूर्ण से संबंधित हो जाएगा और जो व्यष्टि है वो छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा? किसी एक यूनिट से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जे.एम. किन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में साम्य उस बिंदु पे होता है जहां, कहां पे होता है भैया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जे.एम. किन्स, देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये सारे प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको आते नहीं है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो एग्जामिनेशन का कुछ प्रेशर ऐसा होता है ना कि आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और व्यष्टि का समष्टि और समष्टि का व्यष्टि हो जाता है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी के अगर जो छात्र आप होंगे तो आप क्या जलधाराएं पढ़ते होंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जलधारा को, ये ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, रात भर उसको ठंडा गर्म करके क्या करते हैं? याद करते हैं कि ये ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो ठंडे का गर्म हो जाता है, गर्म का ठंडा हो जाता है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
कि जेएम किन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में शामिल उस बिंदु पे होता है जहां पे, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर सी आ रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि समग्र मांग किसके बराबर हो, समग्र पूर्ति के समान हो। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जेएम किन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में शामिल उस बिंदु पे होता है जहां पे समग्र मांग क्या हो, समग्र मांग समग्र पूर्ति के समान हो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है। अब छोटी सी बात है, अच्छी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है कि ये बताइए कि विकास का जो प्रारंभिक चरण है इसमें जो जनसंख्या विस्फोट होता है वो किस कारण होता है। मतलब जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या, ठीक है जनसंख्या विस्फोट नहीं हो जा रहा है, जनसंख्या का विस्फोट ये है कि जनसंख्या में जो हो रही है तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में क्या हो रहा है, तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ठीक है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में अर्थव्यवस्था पिछड़ा है, ठीक है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इस वजह से क्या है कि जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ा सा अपने संरचनात्मक विकास को कर चुकी होती है, तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं होते हैं वो थोड़े सुधर चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर तो ज्यादा ही रहता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आती है। तो जब जन्म दर ज्यादा होगा मृत्यु दर में कमी आएगी, तो यही स्थिति जनसंख्या वृद्धि अर्थात जनसंख्या विस्फोट की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरी अवस्था में क्या होती है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था बहुत आगे चली जाती है, विकास कर जाती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों संतुलन में हो जाता है, क्योंकि अब शिक्षा आ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि जन्म दर में भी कमी आ जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थिर है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थिर है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कहां पे स्थिर है भाई, ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया क्या, मैंने शायद ऑप्शन पढ़ने में गलत कर दिया। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है, यही तो दूसरी अवस्था है। मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, इस प्रश्न को हल्के में ले लिया, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट, ये तो तीसरी अवस्था की बात होगी, इसमें थोड़ी होता है, ये जनसंख्या के विस्फोट तो वही दूसरी अवस्था में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना। ठीक है, चलिए वही बात है, छोटी सी बात को ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने क्या बिना पढ़े सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि ये बताइए कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ठीक, अच्छा सा प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थिर है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ई की तरफ मूव कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जयपुर में बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी जयपुर की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों कि जुलाई 1991 में भारत में रुपए का अवमूल्यन किया, ठीक है, चलिए अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है दोस्तों, बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, ठीक है, कोई ठीक है, ठीक है, कि जुलाई 1991 में भारत में रुपए का अवमूल्यन किया, ठीक है, तो कितने प्रतिशत किया भैया, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है, कितने चरण में हुआ था, यहां से प्रश्न बनता है ना, प्रश्न बनता है ना कि 1991 में जो भारत में रुपए का अवमूल्यन हुआ वो कितने चरण में हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 3 चरण में। और पहले चरण में दोस्तों लगभग, ठीक है, ठीक है, पहले चरण में क्या हुआ था दोस्तों, लगभग 10% का, तीनों मिला के लगभग कितना हुआ था, 20% का हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या है ना दोस्तों कि जैसे मुझे जो चुभने लगता है उसको मैं तुरंत साइड कर देता हूं, ठीक है, और जो सोच आपकी है, जैसे एक लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, देखिए आप गलत इंसान से ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ठीक है,
आप ऐसे इंसान से ओवर स्मार्ट बन रहे हैं ना कि जो जिंदगी का बहुत सारा दिन जो है ना वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में ही बिता दिया। और आप अभी उस तुलना में बहुत बहुत बच्चे किस्म के इंसान हैं, ठीक है। तो अब ये आप सोचिए कि ओवर स्मार्ट बन के निकल जाएंगे, मजे लेके निकल जाएंगे, दूसरे का मजा लेके निकल जाएंगे। तो अब आप अभी उस क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। आपके जैसे लाखों युवा आते हैं विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, और वहां पे मैंने अपनी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण दिन है ना वो गुजारे हैं, तो उसकी तुलना में आपकी अभी कुछ भी हैसियत नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बजट एक है। बजट एक क्या होता है बताइए। चलिए बजट क्या होता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, तो जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है, कि बजट क्या है, एक है जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। अच्छा सा प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ठीक। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2007 से लेकर के 2012 तक। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है, आपको बताना है। चलिए अच्छा सा प्रश्न है, बताइए, ठीक, कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन ऐसा है कि जो सही नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। बी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जितने लोग भी बी के तरफ जा रहे हैं आप एब्सोल्युटली राइट है कि प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। नहीं भैया, प्राथमिक स्टेज में प्रारंभिक क्षेत्र में जो सीमांत उत्पादकता होती है औसत उत्पादकता से अधिक बढ़ता है, ना कि कम बढ़ता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं ना दोस्तों, सी कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है तो सी कैसे बोल रहे हैं, बी होगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और जो प्रारंभ में होता है सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। तो बी जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, थोड़ा इसको सॉल्व करिए। 100% एक प्रश्न यहाँ से आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा, ठीक है। गुणक के मान के लिए दोस्तों बार बार अनेकों बार 1/MPS की बात किया है हमने। 1/MPS, ठीक है, सॉल्व करिए, देखा जाए मैथमेटिक्स में आप कैसे हैं, ठीक है। और अभी तक दोस्तों जितने लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं लिए हैं, आप जरूर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करिए। वहां पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से जो भी ये प्रश्न आप देख रहे हैं इन प्रश्नों से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ संडे टू संडे आपका वहां पे टेस्ट हो रहा है जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे और आपको क्वेश्चनों का एक क्या मिल पाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल पाएंगे। आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पे। साथ ही साथ पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगी और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपको लाइफ टाइम मिल जाएगी। दोस्तों ये हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि ए टू जेड हर कंटेंट को मैं आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। 1 घंटे आप वहां पे पढ़िए, 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब पे पढ़िए, कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। एमपीसी का मान क्या दिया है दोस्तों, सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या दिया गया है, 0.2, ठीक है। तो 1/0.2 करेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी इंक्वायरी होगी दोस्तों तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग को क्या करता है, सिलेक्शन से बाहर कर देता है। बहुत सारे लोग को सिलेक्शन से बाहर कर देता है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जी जो है उनके पुस्तक का नाम क्या है। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है ना, ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात करें तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारे लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बोल रहे हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और दोस्तों ये किस संदर्भ में है? ये अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए बच्चों वाली बात आ गई कि अनाज की कीमत इसलिए अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसलिए कि अनाज की कीमत ऊंची है। यह कथन किस शास्त्री ने दिया था? ये तो बच्चों वाली बात है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। निवेदन है आप सभी लोगों से कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी रिकार्डो साहब की तरफ सभी लोग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, रिकार्डो साहब के अनुसार अधिसीमांत भूमिका से क्या है? हर एक लोग कमेंट करके बताइए कि अधिसीमांत भूमिका मतलब क्या है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि रिकार्डो साहब के अनुसार जो अधिसीमांत भूमि है उसका क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। अब देखिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो भी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं उसको बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उसकी भौतिक परिभाषा हो सकती है और दूसरी साधनों की दुर्बलता के आधार पर परिभाषा हो सकती है। तो भौतिक परिभाषा के अंतर्गत श्रीमती रॉबिन्सन की परिभाषा नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए थोड़ा सा कि किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग कैसी हो जाती है। अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। ठीक है, देखिए एक लोग कह रहे हैं कि सीमांत लैंड वो होता है जिसपे लगान नहीं मिलता है, और अधिसीमांत क्या होता है? देखिए सीमांत वो होता है जिसपे लगान की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वहां पे उत्पादन कार्य नहीं होता है। और अधिसीमांत क्या होता है? ऐसी भूमि होती है जहां पे लगान की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, सीमांत जहां पे लगान नहीं मिल रहा है, रिकार्डो साहब कह रहे हैं ऐसी क्यों, कैसी भूमि है? वो बंजर है, जर्जर है, वहां नहीं उत्पादन हो पा रहा है। और जो अधिसीमांत है यहाँ पे उत्पादन हो रहा है और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे लगान मिलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग कैसी हो जाती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, अधिक लोचदार हो जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग कैसी हो जाती है? अधिक लोचदार हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा कि कोई मांग फलन x इज इक्वल टू के अपान पी दिया हुआ है जहां के एक स्थिरांक है, तो मांग की लोच कैसी होगी? अब ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े ऐसे प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके एप्लीकेशन पे पढ़ा जा रहे हैं, आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, सदैव एक होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसकी जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी दोस्तों? सदैव एक होगी। तो कोई मांग फलन x इज इक्वल टू के अपान पी दिया हुआ है जहां के स्थिरांक है, इसकी मांग की लोच क्या होगी दोस्तों? ये सदैव एक ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अच्छा ये बताइए कि कौन सा कथन ठीक है? भाई बुरा नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और दोस्तों लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा सेशन को लाइक शेयर किया करिए। प्लीज निवेदन है आप सभी लोगों से कि सेशन को जरूर लाइक शेयर किया करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है? तो क्या उत्तर होगा? ठीक है, मांग वक्र कीमत उपयोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो यही तो बात होती है, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, कि मांग वक्र जो होता है वो कीमत उपभोग वक्र से
व्युत्पन्न किया जा सकता है? ऐसे प्रश्नों को तो हम लोगों ने बहुत बार अनेकों बार देखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है? अनादिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, बताइए। अब अनादिमान वक्र आ रहा है तो आपको कौन याद आने चाहिए? सैमुअल्सन साहब याद आने चाहिए। ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए कि ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर पुनतोदर होता है, एक दूसरे को कभी ये काटते नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए ना। ठीक है, तो बताइए क्या होगा भैया? चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अनादिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नहीं भैया, आवश्यक रूप से नहीं समानांतर होते हैं। तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है? तो अनादिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये छोटी सी बात है बच्चों वाली। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। अगर जो कोई वस्तु है तो उसकी मांग क्या व्यक्त करता है? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है भाई? अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? छोटी सी बात है। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं कि किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। देखिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग की बात करें तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखा करिए। बहुत सारे लोग समय को नहीं देखते हैं। ठीक है, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। ठीक है, गर्मी के टाइम में गर्मी का टी शर्ट अगर जो खरीदने जाएंगे तो वही तो बात होगी ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि टी शर्ट का दाम अगले साल क्या होगा? चेंज हो जाएगा, या जब ठंडी आएगी तो उसी को क्या कर दिया जाएगा? उसकी प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि पुराना स्टॉक हमारा खत्म हो जाए तो क्या करे, वो फर्म नया उत्पादन कर दे। ठीक है, स्टाइलिश थोड़े से अन्य कलर को और मार्केट में लेके जाए, जिससे उसकी क्या हो, सेल बिके। ठीक है, इसीलिए जब ऑफ सीजन होता है तो क्या होता है कि बड़े बड़े मॉल जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेल लगाते हैं। फ्लिपकार्ट पे सेल लगता है, मॉल में सेल लगता है। उनको क्या करना रहता है? उनको बस इतना करना रहता है कि अब हमको उनकी जो वस्तुएं होती हैं वो मार्केट में फंसी हुई होती हैं, तो उस वस्तुओं को मार्केट से वो निकालने के लिए बस क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं कि हमारी जितनी लागत थी उससे अगर जो थोड़ा बहुत भी लाभ मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो वो हमारी जो पूंजी फंसी है वो पूंजी हमको मिल जाएगी तो अगले अगले टर्म में हम क्या करेंगे? नया उत्पादन करेंगे, और नया उत्पादन नए तरीके से करेंगे और नया लाभ कमाएंगे। ठीक है, तो यही सारा रीजन है कि आपको क्या लगता है? सेल लगता है, तो आप लोग को लगता है कि अरे चलिए सेल लगा है, खरीद के आते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उस बिंदु पर उपभोक्ता सामने होता है जब बजट रेखा कैसा हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दोस्तों, कि उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा क्या हो? उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न कि किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है। चलिए, निरुपमा सिंह जी बिल्कुल ठीक है। पूनम कुमारी जी, आशुतोष जी, निक्की खान जी, ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी, रेणु जी, IM जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, बिंदेश कुमार जी, नीलेश कुमार जी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगेन डी की तरफ आप लोग जा रहे हैं कि समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि किसी वस्तु की पूर्ति का बोध होता है समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर बिक्री हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा से। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जो क्लास को 7:10 पे स्टार्ट कर दिया जाए या 7:20 पे स्टार्ट कर दिया जाए तो कोई समस्या है क्या? मैं ये चाहता हूं कि क्लास को 7:20 तक मैं स्टार्ट कर दूं। 7:20 पे समस्या होगी क्या? थोड़ा कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्या है ना कि 9 बजे से आप लोग की पॉलिटी की क्लास रहती है, तो फिर 9 बजे के पहले पहले हमको किसी भी कीमत पे सेशन को खत्म करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा बताइए 7:20 पे कल से सेशन को स्टार्ट कर दें क्या? 10 मिनट पहले, उससे कोई समस्या तो नहीं होगी?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ये एक उद्योग की बात हो रही है ना दोस्तों, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि निम्नांकित रेखा चित्र किस संतुलन को प्रदर्शित करता है, तो इसको कर रहा है ना दोस्तों, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं एक उद्योग का, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है जब, ठीक है, ठीक है, कल से 7:20 पे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। 7:20 मतलब 7:20 से 1 मिनट भी लेट मैं भी नहीं हूँगा, ठीक है, 7:20 पे मैं एकदम आप लोग के सामने आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ये नहीं कि सर ने 7:20 का लगा दिया तो 10 मिनट बाद आएंगे, ऐसा नहीं है, 7:20 एकदम एग्जैक्ट पे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कर पाता है, कब कर पाता है भैया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है, कब कर पाता है, तब कर पाता है जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम की क्या हो, बराबर हो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्पाधिकार में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है। चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न, यही तो होगा, छोटी सी बात होगी भाई, अल्पकाल की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, जब फर्म का उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी जो उत्पादन बढ़ेगा, तो भैया ये बतिया तो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में औसत स्थिर लागत घटेगा ना, घटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, छोटी सी बात है। तो जितने लोग ये बी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त नहीं है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त इसमें से कौन सी नहीं है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर सेशन को किया करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होते हैं, बाजार का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, और फर्मों के प्रवेश की क्या होती है, पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे परिवहन लागत की अनुपस्थिति देखने को मिलती है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि परिवहन लागत की अनुपस्थिति, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, शर्त है लेकिन अनिवार्य नहीं है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है। कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया ना, मजा आ जाता है ऐसे प्रश्नों को देख करके। ये बता दीजिए कि ठीक है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म का वक्र होता है, इसके मांग वक्र का आकार कैसा होता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन नहीं आया, देखिए सब्सक्राइब करके चैनल को जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना, तब तक नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जब तक नहीं दबाएंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, 36 बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कितनी बार, अनेकों बार, बहुत बार पढ़ा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का जो मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के से क्या होता है, समानांतर होता है। एक्स अक्ष की क्या होता है, समानांतर होता है दोस्तों, और एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विधिग्राही वह मुद्रा है जिसे, ठीक है, आप बताइए भैया कि विधिग्राही मुद्रा क्या होता है। एक प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी दोस्तों इस प्रश्न को भूलिएगा नहीं, इसको डायरेक्ट भी याद किया जा सकता है, ठीक है। तो छोटी सी बात होती है, बहुत अच्छी सी बात होती है कि विधिग्राही मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। मतलब सरकार आपको ये क्या, सरकार आपको ये अधिकार देता है कि 10 रुपए की नोट अगर जो आपके पास है तो उस नोट को आप जाके उससे क्या करिए कि वस्तुओं को खरीदिए। अगर जो कोई वो 10 रुपया नोट लेने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं कि FIR कर सकते हैं, ठीक है,
कि ये भैया 10 रुपए में हमको ये सामान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सरकार के द्वारा क्या होता है दोस्तों, वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात है। अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात है, ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों निवेदन है, थोड़ा सा लाइक और सेशन को जरूर किया करिए, लाइक और शेयर जरूर सेशन को किया करिए। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात के अंतर्गत पूंजी में वृद्धि किसके पूंजी के वृद्धि को भाग दे दिया जाता है उत्पादन में वृद्धि से। तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है। पूंजीगत प्राप्ति में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों जो लोग भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे, हम बहुत सविस्तार से इसके बारे में हमने एप्लीकेशन पे चर्चा किया, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में इसमें से कौन सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की बात करें दोस्तों, तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश और ऋण अदायगी, ये दोनों होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न में क्या है कि प्रश्न में टेक्निकल एरर है, ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, बहरहाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर तो ये नहीं दिया होता ना तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आप आगे बढ़ जाते। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोले हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि ये बताइए कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था। अच्छा ये बताइए कि बैंकों पे सामाजिक नियंत्रण आखिरकार क्यों शुरू किया गया भैया, क्या जरूरत पड़ी। जब हम इंडियन इकोनॉमी एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे थे तो सब विस्तार से इन सारी बातों का हम लोगों ने वहां पे देखा था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा अभी, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि साख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर क्या किया जाए, निर्देशित किया जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए तो हम क्या किए कि बैंकों की स्थापना किए, बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को खोले। क्यों खोले, इसीलिए खोले ना कि ऋण प्रोवाइड कराया जाए, किनको, किसानों को। क्यों उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये अच्छे किस्म के टेक्नोलॉजी तकनीकी का इस्तेमाल कर सके, पंपिंग सेट का इस्तेमाल कर सके, और भी जो भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और अभी तक अगर जो आपने लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ए टू जेड पूरे इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। टीजीटी की बात करें, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB की बात करें, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। संडे टू संडे दोस्तों यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, जिससे आप क्या करें कि अपना इवेल्युएशन कर पाए कि कैसी तैयारी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो नोट्स की होती है। या तो नोट्स मिलते नहीं है, मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आते, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स उपलब्ध कराया जा रहे हैं। और जो वैलिडिटी आप कोर्स है दोस्तों ये लाइफ टाइम है। इट मींस कि अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों 2000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आपको कोई भी इंक्वायरी है दोस्तों तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा विजन ये है
कि आप सभी लोग को मैं बेहतर कंटेंट दूं, कंटेंट वही दूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रिलेवेंट है। ठीक है, हर संभव प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि हर चीज को मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि सिंसियरिटी से 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब पे रोज प्रैक्टिस किया करिए और 1 घंटे एप्लीकेशन पे जरूर पढ़ा करिए। ये 2 घंटे 30 मिनट दोस्तों होंगे ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके हर कंफ्यूजन को, हर प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके कमेंट को भी यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जयंत कुमार जी ठीक है, रश्मि तिवारी जी, आदिति जी, पूनम कुमारी जी, तस्लीम खान जी बिल्कुल ठीक है, देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, सोनी शर्मा जी, संजय कुमार जी, निक्की खान जी, रुखसार खातून जी, अशोक कुमार राजपूत जी, आशुतोष उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक है, शुभरात्रि बिल्कुल ठीक है, निरुपमा सिंह जी थैंक यू वेरी मच, रीमा चौहान जी थैंक यू वेरी मच, निक्की खान जी, जयप्रकाश जी ठीक है, शिवानी श्रीवास्तव जी, नीलेश कुमार जी बिल्कुल ठीक है, संजय जी, अमरेश यादव जी थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए दोस्तों देखिए क्या है ना कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, जो लोग भी कठिन परिश्रम करते हैं दोस्तों, उनको थोड़ा सा लेट भले से होता है, लेकिन लाइफ में आवश्यक रूप से सफलता मिलती है। बस मेहनत करते रहिए। अगर जो सिलेक्शन आपको प्राप्त करना है ना दोस्तों, तो उसके लिए मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में पड़ते हैं दूसरों के, कि अरे भाई हम पढ़ रहे हैं। दूसरे को प्रूफ करने के चक्कर में मत फंसिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। जिस दिन सिलेक्शन मिल जाएगा उस दिन वैसे ही पूरी दुनिया समझ जाएगी कि आपने बहुत मेहनत किया। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल हम लोग शाम को 7:20 पे। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।